किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके रियल एजेंडा में नहीं रहा। 58% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है किसी चीज में तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। और जितनी भी गवर्नमेंट आई है सबने एक ही राग अलापा है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया, पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस दिला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने गए हैं। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे ओनर सस्ते में बेच रहा है और कंज्यूमर महंगे में खरीद रहा है, और जिसका ना लैंड है ना अनाज है, जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। एक किसान हो और आपने पूरे साल भर मेहनत करके एक फसल उगाई है, अब उस फसल को आपको बेचना है, तो जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें हम 3 तरीके से अपनी फसल को बेच सकते हैं। पहला है लोकल मार्केट, दूसरा है एपीएमसी मंडी और तीसरा है एमएसपी। पहला ऑप्शन है लोकल मार्केट। इसमें किसान अपनी जान पहचान के साहूकार किसी शॉप पे या किसी लोकल मार्केट में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके बेच सकता है। अब 30 से 40 किलो की बात हो तब तो वो ये कर सकता है, लेकिन जब कुंटलों में अनाज होता है तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, इनमें बहुत पैसा लगता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक सेकंड ऑप्शन दिया एपीएमसी मंडी का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, हर एक चीज का वो लोग टेक केयर करते हैं। किसान को सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगा के वहां तक जाना है और अपना सामान बेच देना है। जब अनाज लेके किसान एपीएमसी मंडी पहुंचता है तो वहां पे कमीशन एजेंट होते हैं जिनका काम होता है लोडिंग, अनलोडिंग, बिडिंग के लिए प्रोसेस पूरा देखना। वो एक तरह से फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करते हैं। फिर वहां पे नीलाम करता होता है जो कि पूरा बिडिंग प्रोसेस कराता है। फिर अलग अलग बिडर्स आते हैं और जो बिडर सबसे ज्यादा पैसा देता है फार्मर को, फार्मर उसको अपनी उपज बेच देता है। एपीएमसी मंडी को अगर सिंपल तरीके से समझना है तो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजोन काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से एपीएमसी मंडी भी काम करती है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक इसी तरीके से एपीएमसी मंडी भी करती है। बस एक चीज का डिफरेंस है, एपीएमसी मंडी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहती है। एपीएमसी मंडी अगर इतनी फेयर होती तो जो हाल आज किसानों का है वो हाल होता नहीं। तो इसमें दिक्कत कहाँ कहाँ पे आती है? अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो मंडी के अंदर बिडिंग हो रही होती है उसके अंदर बिडर्स पहले से ही साठगांठ कर लेते हैं। अब इस साल का जो आईपीएल था उसमें ग्लेन मैक्सवेल का बेस प्राइस 2 करोड़ था। अब दिल्ली और पंजाब ने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बिडिंग करी जिसमें वो 10 करोड़ से भी ऊपर के बिके। अब दिल्ली और पंजाब अगर पहले से ही साठगांठ कर लेता तो उनको ये रेट नहीं मिलता। तो सेम यही सिचुएशन हो रही है फार्मर्स के साथ। अब इसमें दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक एजेंट को 6% मिलता है पूरी डील कराने का। हर स्टेट में अलग अलग है, लेकिन अगर हम 6% लेके चलें तो मान लो अगर 100 रुपए का टमाटर बिका है तो 94 किसान को मिलने चाहिए और 6 रुपए मिलने चाहिए एजेंट को। लेकिन होता यह है कि एजेंट किसान से खुद खरीद लेता है 100 रुपए में और 180 में आगे बेच देता है। तो एक्चुअल में किसान को 169.2 मिलने चाहिए और 10.8 जो है वो एजेंट को मिलने चाहिए। लेकिन होता यह है कि 96 मिलता है किसान को और 86 कमाता है एजेंट। पहला ऑप्शन था लोकल मार्केट, दूसरा ऑप्शन था एपीएमसी मंडी। जब एपीएमसी मंडी में धांधली होने लगी तो तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट लेके आई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने एमएसपी लाके ये कर दिया कि जो भी एमएसपी का रेट डिसाइड होगा उससे कम में क्रॉप्स नहीं बिकेंगी। अगर मार्केट में आपको उससे कम रेट मिल रहा है तो आप सीधे गवर्नमेंट के पास जाइए और अपनी क्रॉप एमएसपी रेट पे जाके बेच दीजिए। जैसे अगर मैं वीट का एग्जांपल लूं तो इस समय जो करंट रेट चल रहा है वो 1925 चल रहा है पर क्विंटल, जो कि बढ़ के 1975 हो गया है। तो अगर आपको अपना गेहूं बेचना है तो आप सीधे गवर्नमेंट पे जाइए और एमएसपी रेट पे बेच दीजिए। लेकिन ये हर एक क्रॉप के लिए नहीं है। 23 एसेंशियल क्रॉप है जिसपे एमएसपी लगता है और बाकी किसी पे नहीं लगता है। एमएसपी आने से भी किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जो भी रेट एमएसपी का गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लोगों ने उससे ज्यादा देना ही बंद कर दिया। बिडिंग प्रोसेस में भी एमएसपी का जो रेट होता था उसके आसपास ही बिडिंग लगती थी। यहाँ तक कि जो लोकल साहूकार भी थे वो भी यही कहते थे कि आपको बेचना एमएसपी पे ही जाके है, तो इतना ट्रांसपोर्ट का पैसा आप लगा रहे हैं, इससे बढ़िया आप यहीं बेच दीजिए। तो कुल मिला के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया। अब इसमें एक दिक्कत और आती है कि एमएसपी पूरे इंडिया में सेम रहता है, लेकिन फार्मिंग की जो कॉस्ट होती है वो हर एक स्टेट में अलग अलग आती है। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी जब किसान एमएसपी पे बेचने निकलता है तो वहां भी काला बाजारी आ गई है। एमएसपी का जितना भी प्रोसेस है, मैनेजमेंट और स्टोरेज, वो सारा एफसीआई देखती है। तो जब किसान अपनी फसल लेके वहां पहुंचता है तो उसको कोई ना कोई बहाना बना के उससे चक्कर लगवाए जाते हैं। अब किसान की जो फसल है वो हर दिन उसका रेट कम होता है, फसल खराब होने का भी डर रहता है और जो उसने बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हर दिन बढ़ता है। तो किसान ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकता, वो मार्केट में जो भी रेट मिलता है उसमें जाके वो बेच देता है। फिर वही अधिकारी उसी मार्केट में जाके कम रेट में खरीदता है और जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड होता है उसमें एमएसपी का रेट चढ़ा देता है। एमएसपी बर्डन बन चुका है गवर्नमेंट के ऊपर, ये गवर्नमेंट खुद कई बार बोल चुकी है। गवर्नमेंट एमएसपी के रेट पे खरीदती है और कम दामों में राशन कार्ड पे उसको देना पड़ता है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो 19 रुपए 25 पैसे पर केजी के हिसाब से उसको गेहूं खरीदना पड़ता है और 2 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन पे देना पड़ता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो नुकसान होता है हर साल वो अलग से।
90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अनाज खराब होने की वजह से, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। अब ये तो हो गई करंट सिचुएशन फार्मर की। अब ये जो नए बिल आए हैं इनसे क्या क्या चेंजेस आएंगे। जून 2020 में गवर्नमेंट इस बिल को ऑर्डिनेंस की तरह लेके आई। जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो और पार्लियामेंट सेशन ना रन कर रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो इस तरीके के ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो पहला है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें आप एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। जो छोटा किसान है, जो स्मॉल स्केल फार्मिंग करता है, वो अभी भी मंडी के बाहर ही बेचता है। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी से आपकी फसल सिक्योर रहे, तो आपको एपीएमसी मंडी के अंदर ही बेचना होगा। 7,000 एपीएमसी मंडी एरिया वाइज डिवाइडेड है और हर किसान को अपने एरिया की एपीएमसी मंडी में आके ही अपनी फसल बेचनी होगी। अब मान लो एक किसान डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे रह रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एपीएमसी मंडी उसके पास में है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपने एरिया की ही एपीएमसी मंडी में आना होगा और फसल बेचनी होगी। तो इस बिल के आने से अब किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी को, और जो भी सेल और परचेज होगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले पाएगी। जब किसान इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट में पैसा लगा के एपीएमसी मंडी पहुंचता है और एपीएमसी मंडी वालों को भी पता है वो यहाँ के अलावा कहीं बेच नहीं सकता, तो ऐसे केस में मोनोपोली हो जाती है और किसान की जो नेगोशिएशन पावर है वो खत्म हो जाती है। आप कभी भी वीक साइड पे बैठ के नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बिल से लार्ज स्केल फार्मर को ही फर्क पड़ेगा। जो स्मॉल स्केल फार्मर है वो ऑलरेडी मंडी के बाहर बेच रहे हैं और उनका अनाज इतना नहीं होता कि वो ट्रांसपोर्ट में पैसा लगा के दूसरे स्टेट में जाके बेचें। अब अगर ये बिल इतना अच्छा है तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो सारी बात आ जाती है गवर्नमेंट की इंटेंशन पे। फार्मर्स को ये लग रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट जो एमएसपी का बर्डन है उससे पीछा छुड़वा रही है। दूसरी दिक्कत इसमें यह भी हो सकती है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो एपीएमसी मंडी को नुकसान होगा और कोई भी मंडी नुकसान में नहीं रन करेगी। तो ये भी माना जा रहा है कि जब 3-4 साल ये प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छा रेट देंगी, जब एपीएमसी मंडी डेड हो जाएंगी तो प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी। जब बीएसएनएल के पैरेलल में एयरटेल और आइडिया आए थे तो लोगों को लग रहा था कि उनको एक बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया है, और जब बीएसएनएल डेड हो गया तो एयरटेल और आइडिया ने मन चाहे रेट लिए। फिर यही सेम चीज जियो ने एयरटेल और आइडिया के साथ करी। शुरू में इंटरनेट फ्री दिया और बाद में फिर उसका चार्ज लिया, और आज की डेट में एयरटेल और आइडिया दोनों ही लॉस में है। गवर्नमेंट स्कूल के पैरेलल में भी जब प्राइवेट स्कूल आए थे तो सेम चीज हुई थी, लेकिन आज जब गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना नहीं चाह रहा तो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। जैसे कि इसके नाम में ही क्लियरली मेंशन है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि फार्मर और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होगा। फार्मिंग के अंदर जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो प्राइस कम होता है और जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइस ज्यादा होता है। अब किसान कोई एनालिस्ट नहीं है जो ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सके, तो इसलिए उसको कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इस बिल के आने के बाद अगर फार्मर इन सब चीजों से बचना चाहता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी से, जिसमें पहले से ही रेट डिसाइडेड होगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज किसान को बताएंगी कि उनको कैसी फसल चाहिए, और लैंड प्रिपरेशन हो गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, वेयर हाउसेज, इन सारी चीजों में मदद करेंगी। अब इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि फसल पूरी होने से पहले ही कोई कंपनी लॉस में आके अगर बंद हो गई या दिवालिया हो गई तो उस केस में किसान का क्या होगा, या जैसी फसल एक कंपनी चाहती है वैसा प्रोडक्शन ना हो तो उस केस में क्या होगा। देखिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डिस्प्यूट होते हैं, और कोर्ट के अंदर एक किसान का इतने बड़े बिजनेस जाइंट के सामने खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। अगर एक 6-7 हजार के आप वकील को राम जेठमलानी के सामने लाके खड़ा कर दोगे तो फिर सही गलत की चीजों का कुछ फर्क रह नहीं जाता। अब इसमें दूसरी दिक्कत तो ये आ रही है कि शुरू के 3-4 साल तो कंपनीज अच्छे रेट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और एक बार जब एपीएमसी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो फिर कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी। तो फार्मर्स ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर एमएसपी भी ऐड हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके अंदर एमएसपी ऐड करेगी तो वो घूम फिर के वहीं खड़ी हो जाएगी जिस चीज से वो बचना चाह रही थी। अब तीसरा और आखिरी बिल है द एसेंशियल कमोडिटी बिल। ये कोई नया बिल नहीं है, ये 1955 में आया था ये बिल, और इस बार इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो पहली चीज तो ये बिल आया ही क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? तो इस बिल को लाया गया था होर्डिंग को रोकने के लिए, यानी कालाबाजारी को रोकने के लिए। ये बिल कहता है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते। अब जरूरत की चीजें क्या है, इनकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, एक लिस्ट है जिसमें से गवर्नमेंट ऐड और रिमूव करती रहती है। जैसे कि मार्च 2020 में हैंड सैनिटाइजर और मास्क को गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया था इस लिस्ट में, और फिर 1 जुलाई 2020 को इस लिस्ट से इसको हटा दिया था। जैसे ही इस लिस्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट आता है तो सारा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। अगर आज की डेट में पूरे मार्केट से कोई आलू उठा के स्टोर कर ले तो अचानक से आलू के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर अपने मन मुताबिक वो आलू को बेच सकता है जैसे चाहे वो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आएगी और आलू को उठा के एसेंशियल लिस्ट में ऐड कर देगी। जैसे ही आलू एसेंशियल लिस्ट में ऐड होगा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा आलू के ऊपर, और जो भी उसको स्टोर करेगा उसको जेल होगी। गवर्नमेंट ने इस नए बिल में क्या किया है कि अनाज, दाल, आलू, प्याज, ऑयल, ये सारी चीजें एसेंशियल लिस्ट से बाहर कर दी हैं, और कहा है कि दोबारा इनको एसेंशियल लिस्ट में तभी डालेंगे जब कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है या अचानक से प्राइस हाई हो जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन सारी चीजों से किसानों को सही प्राइस मिलेंगे,
और अगर आप नोटिस करें तो जिस दिन से असेंशियल लिस्ट में से सारी चीजें हटाई गई हैं उस दिन से इन सब के रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करे, कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करे इन सबको स्टोर करने के लिए। तो इसका जो असली फायदा है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही उठाएंगे, इन सारी चीजों को स्टोर करके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ऐसा क्या रीजन है कि पंजाब और हरियाणा में ये प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं? तो पहली चीज तो यह है कि दोनों स्टेट की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। दूसरी चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल गेहूं और चावल बल्क में खरीदती है। हरियाणा 60% से ज्यादा प्रोडक्शन करता है बासमती राइस का, और पंजाब ऑल ओवर इंडिया में 2/3 से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क में गेहूं और चावल खरीदती है तो स्टेट को 8.5% टैक्स देती है, जिसमें से 2.5% एपीएमसी मंडी को जाता है और 6% डायरेक्टली स्टेट के पास जाता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो लास्ट ईयर 3600 करोड़ रुपए मिले थे इसी टैक्स से, जो कि ये लोग यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देके फार्मर्स को इलेक्शन के टाइम पे। तो इस बिल के आने से अब वो चीज बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कौन कौन से स्टेट में प्रोटेस्ट होंगे या किस लेवल के प्रोटेस्ट होंगे, कौन कौन पार्टी छोड़ सकता है। गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए ये बिल जून में कोविड के टाइम पे लाया गया। प्रॉब्लम यह है कि हर एक पार्टी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 15% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यह भी रहती है कि 45% पॉपुलेशन इंडिया की डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और 15% इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। यानी कि कोई ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड बना रहा है, तो 58% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है किसी चीज में तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। आप नोटिस करेंगे किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके रियल एजेंडा में नहीं रहता। जब से देश आजाद हुआ और जितनी भी गवर्नमेंट आई है सबने एक ही राग आलापा है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया, पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस दिला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने गए हैं, जिनका परिवार आज भी खेती में लगा है, वो कच्चे मकान में रह रहे हैं आज भी। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे फौज में जाते हैं। एक लग्जरी कार खरीदने आप अगर जाएंगे तो 7.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। वहीं एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है और उसको लोन कराना है तो 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर 1.1 हेक्टेयर। अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो उसमें से 27 कुंटल गेहूं निकलता है 6 महीना खून पसीना बहाने के बाद। जो करंट रेट चल रहा है वो है 1925 रुपए पर कुंटल, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी पे डिसाइड कर रखा है। तो उस हिसाब से एक किसान की 6 महीने की इनकम हो गई 51,975 और मंथली इनकम हो गई 8,662 और एक दिन की इनकम हो गई 288। और ये एक जने की इनकम नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये पूरे परिवार की इनकम है। इससे ज्यादा पैसा अगर एक इंसान किसी रेलवे के जंक्शन में जाए और सिर्फ 4 ट्रेनों के अंदर चढ़ जाए और वो मांगना चालू करे तो इससे ज्यादा पैसा कमा लेगा। जब से देश आजाद हुआ है किसान की इनकम 19% बढ़ी है। मतलब आजादी के टाइम पे अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो आज की डेट में वो 119 रुपए कमा रहा है। वहीं एक एमपी की सैलरी 280% बढ़ी है। और अगर एक एक्स एमएलए एक्स एमपी बनता है तो वो 2-2 बार पेंशन उठाता है। एक एमपी का अगर आप सैलरी ब्रेकअप देखोगे तो पूरे साल भर में उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो 40 लाख रुपए लगती है। मैं इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कॉस्ट लगती है उसकी बात कर रहा हूं। और जिस रेट कार्ड में इनके कैंटीन में सामान मिलता है पूरे इंडिया के अंदर वो रेट कार्ड में आपको सामान नहीं मिल सकता। जबकि उस रेट कार्ड की असली जरूरत तो एक किसान को है, ना कि करोड़पतियों को। करंट एमएसपी अगर आप मक्के की चेक करेंगे तो 1850 रुपए पर कुंटल है। अगर वहीं मैं केजी में बात करूं तो 18 रुपए 50 पैसे पर केजी है। और आप मार्केट में रेट चेक करेंगे तो 480 रुपए पर केजी, और थोड़ा सा अगर फ्लेवर्ड में आप जाएंगे तो 700 रुपए पर केजी है। तो ये जो डिफरेंस है इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बीच में कितना बड़ा मुनाफा छुपाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां पे ओनर सस्ते में बेच रहा है और कंज्यूमर महंगे में खरीद रहा है, और जिसका ना लैंड है ना अनाज है, जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। और रही बात पार्लियामेंट में ये बिल सही तरीके से पास हुआ, वॉइस वोटिंग सही थी या गलत थी, तो इन सब चीजों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी पार्टियां मिलकर बस एक्टिंग कर रही हैं मदद करने की, कोई एक्चुअल में मदद करना नहीं चाहता। 2019 में अगर आप ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो देखेंगे तो पैराग्राफ 7 और सब क्लॉज 11 में वो लोग यही बिल लाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 2012 में ऑपोजिशन ने खुद स्मॉल स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई थी, और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। 2001 में नवंबर के मंथ में अमृतसर के अंदर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खुद ही अपोज कर रही थी। और ऐसा नहीं कि कोई और लीडरशिप कर रही थी, जो करंट लीडरशिप है वही इस चीज का अपोज कर रही थी। और आज की डेट में ये गेम चेंजर हो गई है। किसानों की कंडीशन सही करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए।